हेलो, जय श्री कृष्ण मेरी प्यारी बहनों। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड लेकर और साथ में मेरे कुछ रिव्यूज़ भी लेकर। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि बाबूजी किस तरह अनुपमा को अनुज की पॉलिसी के बारे में बताते हैं और साथ में हमने ये भी देखा किस तरह पाकि चुप कर बाबूजी की सारी बातें सुन रही होती है। फ़ोन पे बात यही होती है कि अनुपमा चाहती है कि पॉलिसी का असली क्लेम और किसी को नहीं बल्कि राही को मिले। ये सुनकर पाकि काफ़ी हैरान और परेशान होती है। जब अनुपमा को मन में ये पता चलता है कि पारितोष ने किस तरह अपनी माँ को मृत साबित करके पॉलिसी का क्लेम लिया है, तब अनुपमा को बहुत ही निराशा हाथ लगती है। और वो ये सोचती है कि किस तरह आजकल के बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है कि अपनी माँ को, गुमशुदा माँ को खोजने की जगह उसे मृत साबित करके उसकी पॉलिसी का क्लेम लेने के लिए ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, जो कि सर्वथा गलत है। हम अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, पर आजकल के बच्चे कोई कसर नहीं छोड़ते माँ बाप का दिल दुखाने के लिए। ये सोचकर अनुपमा बहुत दुख होती है, पर बाद में वो अपने दुख को दरकिनार रख के ये सोचती है कि खैर मुझे क्या, पारिश शुरू से ऐसा है, अब मुझे आगे ये सोचना चाहिए कि किस तरह मैं अपने कमरे का किराया भरूँ। ये सोचते हुए पंडित मनोहर जी घर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर ये देखती है कि वहाँ सारी ट्रॉफियाँ गायब है। ये सोचकर उनको थोड़ी चिंतित होती है कि ऐसा क्यों है, पंडित मनोहर जी ने अपनी सारी ट्रॉफियाँ कहाँ रख दी है। वही सोचते सोचते जैसे ही आगे कदम बढ़ाती है तो वो देखती है कि पंडित मनोहर लाल जी एक कमरे में कुछ चुपचाप से खड़े हुए हैं, किसी वो बाहर की ओर निहार रहे हैं। ये देखकर अनुपमा काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर पंडित जी को क्या हुआ है, वो इतने सुस्त क्यों है। वो धीरे धीरे पंडित जी के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती रहती है कि उनकी ट्रॉफी को क्या हुआ और वो यहाँ चुपचाप से क्यों खड़े हैं, क्या उनकी तबीयत तो ठीक है, क्या उन्होंने नाश्ता चाय पानी किया है, क्या उन्होंने रात में सही से खाना खाया है। फिर पंडित जी कुछ जवाब नहीं देते और जाहिर सी बात है, जिस तरह अनुपमा के सामने उनकी बेटी ने उनका अपमान किया है, उस तरह से कोई भी इंसान बौखला ही जाएगा और वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी तरह अनुपमा, उसकी वजह से अनुपमा की भी बेइज्जती हो। इसी वजह से थोड़ी-सी परेशान और निराश होती है, पर अब मुझे पता है कि अनुपमा को यदि वो सेवा करने के लिए मना कर देंगे, फिर भी वो सुनेगी नहीं। इसीलिए वो अनुपमा को झूठा दिखावा करते हुए कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद से ही रख सकता हूँ। तुम्हें इतना धुतकारने के बाद तुम वापस से चली आई, तुम कितनी ढीठ हो। क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बेटे ने जिस तरह से उनकी इंसल्ट की है, जिस तरह से अनुपमा को झूठे इल्ज़ाम में फँसाया है, उस तरह से दोबारा ना हो। इसीलिए वो अनुपमा से दरकिनार करना चाहते हैं और अनुपमा को लगातार चिल्ला रहे होते हैं। पर हमारी अनुपमा भी कुछ कम नहीं होती है, वो पंडित जी को स्टैचू कर देती है और अपने स्टैचू वाली गेम से पंडित जी के चेहरे पे थोड़ी-सी प्यार भरी हँसी मुस्कान ले आती है और वो कहते हुए भी नज़र आती है कि देखिए आप जिस तरह से हँस रहे हैं ना, वाक़ई में ये हँसी है जो हमारे सारी बीमारियों का इलाज है। एक हँसना ही हमारी ज़िंदगियों में सबसे अच्छी बात है, यही हमें सब रोगों से दूर रखती है। पंडित जी सुन के थोड़ा-सा परेशान, निराश और वापस उदास हो जाते हैं। तब भी अनुपमा हार नहीं मानती। वो पंडित जी को बताने की कोशिश करती है कि ज़िंदगी जब हमें दुःख देना नहीं छोड़ती, तो हम उसे हराना क्यों नहीं छोड़ें? हमें भी उसे हराना है। ज़िंदगी रोज़ एक दिन लाती है, रोज़ एक सबक सिखाती है, तो हमें अपने आप से हार नहीं मानना चाहिए। हमें ज़िंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। अगर हम रोते रहेंगे तो कोई भी हमारा दोस्त नहीं रहेगा। अगर हम हँसते रहेंगे, तो ही हमारे सारे दोस्त बनते जाएँगे। शायद इस सारी बातों से पंडित जी पे कुछ असर होता है और वाक़ई मुस्कुराने भी लग जाते हैं और पंडित जी एक नई उमंग भरने का काम करती है अनुपमा और इसके साथ में एक पौधा ले आती है और वो पंडित जी के हाथों में रखते हुए कहती है कि देखिए, अगर आप और कोई साथी ना हो तो आप इस पौधे को अपना साथी बना लीजिए, इसे अपना दोस्त बना लीजिए और अपने मन की सारी बातें कह दीजिए और सबसे अच्छी बात ये है कि वह किसी को जाके कहेगा भी नहीं। और बाकी दोस्तों, जब और कोई नहीं होता है तो हम अपनी शिकायत अपने परमात्मा से तो कर सकते हैं, क्योंकि वो सुन तो सब लेगा और किसी कुछ कहेगा भी नहीं और सब हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। खैर ये तो हुई हमारी बात। अब हम आगे देखते हैं कि अनुपमा जैसे ही किचन में पंडित मनोहरलाल जी के लिए नाश्ता पानी बनाने के लिए जा ही रही होती है, तभी उसे नज़र आता है कि पंडित जी के कुछ स्टूडेंट वहाँ आ चुके होते हैं और वो अनुताई के पास धीरे-धीरे आते हैं और अनुपमा से पूछते हैं, "अनु आंटी, क्या अब पंडित जी कभी हमें डांस नहीं सिखाएँगे? कभी हमें नृत्य नहीं सिखाएँगे?" तब अनुपमा कहती है, "ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी से लड़ना ही तो ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी से हार मान के भी जीना क्या, पंडित ज़रूर सिखाएँगे, बस तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकेगा।" तब सभी बालिकाएँ बहुत ही खुश होती हैं। आगे हम देखते हैं कि शाह हाउस में पराग कोठारी के बारे में चर्चा करते हुए उनके दामाद जी बोटी बा से कहते हैं कि पता नहीं डैडी को क्या हो गया है कि घर में ही डांस अकेडमी खुला ली, अब दिन भर घुंघरू की आवाज़ से हमें कितनी परेशानी होगी। तब ये कहते हुए तभी उसका ध्यान प्रार्थना की ओर जाता है। वो देखता है कि प्रार्थना घर आ चुकी होती है और इस बात से काफ़ी हैरान होता है और वो प्रार्थना से कहता है, "क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया कि उनके अरबी से तंग आकर तुम खुद ही घर आ गई हो?" मोटी भी प्रार्थना को देखकर बड़ी हैरान और परेशान होती है कि आज प्रार्थना अचानक से बिन बुलाए यहाँ कैसे आ गई है। वो ये बस सब सोच ही रही होती है कि आखिर क्या वजह है कि प्रार्थना आज यहाँ चली आई, वो भी खुद ब खुद बिना किसी को बुलाए। इतने में गौतम कहता है, "बोलो ना प्रार्थना, क्या बात है? आज तुम अपने आप यहाँ कैसे चली आई? क्या तुम मुझसे माफ़ी माँगने आई हो कि मैं सब भूल के तुम्हें अपना लूँ?" तब प्रार्थना कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं किसी से माफ़ी माँगने नहीं आई, मैं इसलिए आई कि मुझे पापा ने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर वसुंधरा कोठारी कुछ हैरान हो जाती है। इतने में पराग जी का आना होता है और वो कहते हैं, "हाँ ठीक है, मैं मेरी बेटी से कुछ बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने मेरी बेटी को यहाँ बुलाया है और मैं मेरी बेटी को अपने रूम में ले गया उनसे बात करना चाहता हूँ।" तब प्रार्थना देखकर बड़ी शॉक होती है और गौतम कहता है कि
आप जो बात करना चाहते हो वो तो यहाँ पे भी होती है सबके सामने। तब पराग कोठारी कहता है कि नहीं, पहले मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं सारे फैमिली मेंबर से बात करूँगा कि मुझसे क्या बात करी है। आखिर हम देखते हैं पंडित मनोहर लाल जी चुपचाप से पौधों को देख रहे होते हैं और अपने मन की शायद वो सारी भावनाएँ, जो सारे दुःख है वो उस पौधों से कहकर अपना दुःख हल्का कर रहे होते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में दुःख कोई खरीदना या कोई सुनना नहीं चाहता। सुख में तो सब साथी होते हैं पर दुःख में कोई साथी नहीं होता। तब उनकी आवाज़ आती है कि बाजू वाले कमरों में से घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। पंडित जी धीरे-धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बालिकाएँ अपने नृत्य का अभ्यास कर रही होती है। ये देखकर पंडित जी थोड़े-से शॉकिंग हो जाते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि बालिका एक गलत स्टेप कर रही है तो वो उन्हें वहाँ पे टोकते हैं कि ऐसा तो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था, तुम कितने गलत तरीके से डांस करती हो, मैं सपने में भी इतना गलत नहीं सिखा सकता हूँ। तब बालिका कहती है नहीं, आपने तो हमें इसी तरीके सिखाया और अगर आपको सही सिखाया है तो आप करके बताइए कि आपने किस स्टेप को कहाँ और कैसे सिखाया था। तो पंडित जी बहुत परेशान और लाचार हो जाते हैं कि अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ। आखिर थक हार के पंडित जी उन्हें ये फैसला करते हैं कि मैं इन बालिकाओं को सही स्टेप सिखाऊंगा। और अनुपमा में भी उस समय वही होती है और वो चुपके से तुलसी के पौधे के पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और पंडित जी उन बालिकाओं को नृत्य सिखाने में व्यस्त हो जाते हैं। आखिर अनुपमा चाहती थी कि पंडित जी का ये नृत्य का जो शौक है कभी नहीं छूटे और वो कुछ हद तक या फिर कहे काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हो जाती है। पंडित मनोहर लाल जी अपनी शिक्षिका अपनी बालिकाओं के साथ काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें नृत्य सिखाते हुए अपने सारे गम धीरे-धीरे भुलाने की कोशिश करते हुए और अनुपमा भी उन्हें देख के बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि मेरे जीवन से नृत्य चला गया तो कोई बात नहीं, पर मैं पंडित जी के जीवन का नृत्य कभी नहीं जाने दूँगी और उन मासूम चेहरों पे पर जो मुस्कुराहट है उन्हें भी कभी खत्म नहीं होने दूँगी। अब हम आगे देखते हैं कि पंडित मनोहर जी वाक़ई में बहुत ही खुश होते हैं उन बालिकाओं के साथ और धीरे-धीरे ये सोचते हैं कि अपनी औलाद भी आज की दुनिया में अपनी नहीं है, परंतु अनुपमा और इन बच्चों ने मिलके जो मेरे गम को थोड़ा हल्का किया है, वो शायद ही और कहीं किसी रूप में हो सकता था। अब आगे हम देखते हैं कि अनुपमा अपने घर में होती है जसप्रीत और भारती के साथ और जसप्रीत और भारती और उसके साथ में भारती का फियांसे भी होता है। तो वो लोग लंच कर ही रहे होते हैं। उसके बाद में वो देखते हैं कि जसप्रीत और उनका फियांसे शर्मा रहा भारती और उसका फियांसे शर्मा रहे हैं। तब वो भारती से पूछती है, क्या बात है? तुम दोनों इतना शर्मा क्यों रहे हो? तब भारती का फियांसे कहता है कि एक्चुअली बात ये है कि मैं भारती को अपने साथ बाहर डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। तब जसप्रीत कहती है कि अभी तो लंच हुआ है और अभी से डिनर। तब अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं। तब भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या मैं इनके साथ चली जाऊँ? तो एकदम से अनुपमा कहती है हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। जब तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, विश्वास करते हो, तो फिर इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम कौन होते हैं तुम्हें परमिशन देने वाले? पर फिर भी तुम्हारे उच्च विचार के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये सुन के जसप्रीत थोड़ा-सा मुस्कुरा देती है और कहती है कि इसके लिए तुम्हें हमसे नहीं, भारती से ही इजाज़त लेनी चाहिए। और इस तरह वो अनुपमा के चरण स्पर्श करके जाने की इजाज़त माँगते हैं कि हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं। और ये देखकर अनुपमा बहुत ही खुश होती है कि देखो इनके संस्कार कितने अच्छे हैं, पारितोष और पाखी की तरह नहीं है। कहीं न कहीं उसके अपने मन में टीस तो उठती है। हाँ, सच में कभी-कभी इस दुनिया में पराये भी अपने से लगते हैं, अपने भी पराये से लगने लगने लगते हैं। जब हमारा अपना कोई नहीं होता है तो हम उन परायों में ही अपनापन ढूँढने लगते हैं। उनके आज ही भारती के संस्कार देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो सिर्फ़ अनुपमा की एक अच्छी दोस्त है जिसने मुसीबतों में अनुपमा को सहारा दिया था। उसके बावजूद भी अनुपमा को इतनी इज़्ज़त करती है। ये वाक़ई में तारीफ़ के काबिल है। जबकि आज की दुनिया में ऐसा विरले ही देखने को मिलता है कि कोई पराया अपने मन के सारे दुःख-सुख हमारे साथ शेयर करे और हमारे चरण स्पर्श करे, हमारा आशीर्वाद ले और हमसे इजाज़त ले। जहाँ आज के बच्चे बच्चों माँ-बाप से सीधे मुँह बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर मुझे भारती का ये रवैया काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जसप्रीत और अनुपमा आपस में गले मिलते हैं और वो बहुत खुश होती है कि भारती की लाइफ़ सेट हो गई। अब यहाँ पे जसप्रीत ये कहते हुए नज़र आती है कि काश मुझे भी ऐसा एक रिची-रिच मिल जाए क्योंकि मिडिल क्लास में तो मैं एडजस्ट करने वाली नहीं हूँ। पर अनुपमा यहाँ ये समझाने की कोशिश करती है जसप्रीत को, भले ही तुम शादी किसी रिची-रिच से करो, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई पे हमेशा गर्व करना। चाहे तुम्हारा पति कितना भी अमीर क्यों ना हो, पर हमेशा अपनी जॉब पे फ़ोकस करना क्योंकि मेहनत से मिले हुए 10 रुपए भी ना चोरी करे हुए या धोखे से लिए हुए 10 लाख रुपए से भी कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें अपने हुनर को हमेशा ही अपने साथ लेकर चलना होता है और ये अनुपमा ने बिल्कुल सही बात कही है। जो टैलेंट हमें होता है, हमें उसे किसी कीमत पे खोना नहीं चाहिए। हमें अपने सपनों को हर हाल में ही पूरा करना चाहिए। हमें किसी पे बोझा नहीं बनना चाहिए, पर जितना हो सके हमें किसी और की मदद करते ही रहना चाहिए। जिस तरह अनुपमा ज़ीरो से ऊपर आती है, उसी तरह हमें भी अपने आप में हिम्मत रखनी चाहिए कि आज हमारे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कल हमारे पास बहुत कुछ होगा। ये सोचकर जसप्रीत बहुत खुश होती है और वो कहती है चलो इस बात पे एक डांस तो बनता ही है। इस तरह जसप्रीत डांस करने लग जाती है और अनुपमा उसका वीडियो बनाने लग जाती है। दोनों बहुत ही खुशी-खुशी होती है। इतने में जसप्रीत का फ़ोन रिंग करता है और जसप्रीत अपना फ़ोन उठाने जाती है और जैसे ही वो फ़ोन उठाती है वो ज़ोर से चिल्लाती है भारती करके। तभी हमें आगे पता चलता है कि
भारती अपने फियांसे के साथ गई थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर अनुपमा और भारती दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो भारती इतनी खुश थी, बाहर लंच पे जाना चाहती, डिनर पे जाना चाहती थी, और अचानक से ये सब क्या। और वे सब दोनों सुनकर जल्द से जल्द अस्पताल की ओर रवाना होती है। वहाँ पे देखते वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि वो एक्सीडेंट का केस का क्या हुआ। तब रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि भारती नाम की एक महिला है, उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई है और उसके इलाज के लिए 50,000 रुपये लगेंगे। ये सुनकर अनुपमा को गहरा धक्का लगता है कि 50,000 रुपये। और हाँ, रिसेप्शनिस्ट उसमें ये कहते हुए भी नजर आती है कि ये उन्हें अभी जमा करना पड़ेगा और जितनी देर इलाज में होंगी उतनी देर पेशेंट को नुकसान होगा। ये सुनकर जसप्रीत काफ़ी डिप्रेस हो जाती है और ये सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग क्या 50,000 रुपये जेब में ही लेकर घूमते हैं कि जल्दी से जल्द जमा करा दे। तो कुछ वक्त का कुछ मोहलत मांगती है रिसेप्शनिस्ट, पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अगर तुम कुछ मोहलत लोगे पैसे जमा कराने के लिए और इतना अगर पेशेंट को कुछ नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार आप दोनों ही होंगे और कोई नहीं। ये देखकर अनुपमा काफ़ी निराश हो जाती है कि अब किया भी क्या जाए, क्योंकि एकदम से इतने सारे पैसों का इंतज़ाम करना तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए वाकई काफ़ी मुश्किल भरी बात होती है। ये वो हर शख्स जानता है जो अपनी मिडिल क्लास फैमिली के हर रोज़ की परेशानियों से गुजर रहा होता है, क्योंकि 50,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है। आगे हम रिसेप्शनिस्ट को ये देखते सुनते हैं कि जो भी फैसला करना है जल्दी करो। तो जसप्रीत कहती ठीक है कोई बात नहीं, आप उसका इलाज तो करिए, हम जल्द से जल्द पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप इलाज में कोई कसर मत छोड़ना। ये कहकर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि हम इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आप पैसों का इंतजाम करिए। ये सोचकर अनुपमा सोचती है कि इस भारती का इलाज के लिए पैसे चाहिए, पर अब क्या ही किया जाए, पैसे किस तरह जमा किया जाए। वो दोनों कुछ देर तक परेशान होती है। इधर जसप्रीत उसके अंकल को फ़ोन भी लगाती है, पर अंकल जी कहते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ तो अभी फ़िलहाल वहाँ पहुँच नहीं सकता। यह सोचकर अनुपमा को भी बड़ा धक्का लगता है कि अब क्या ही किया जाए, अब क्या ही होगा, कैसे भारती का इलाज होगा। और वाक़ई में जब जो जिस पे गुज़रता है वो वही जानता है कि इस तरह से पैसों का इंतज़ाम करना और अपने सामने ही अपने किसी परिजन को मुसीबतों से गुजरते देखना, वो भी बिना पैसों के अभाव के, ये काफ़ी बड़ी चिंताजनक स्थिति है। पर जब वो डॉक्टर साहब आते हैं तो डॉक्टर साहब अनुपमा को तसल्ली देते हुए कहते हैं, नज़र आते हैं कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं इलाज करना शुरू कर तो देता हूँ, पर आप कृपया करके पैसे जल्द से जल्द जमा करा दीजिए। जैसे ही वो आईसीयू वार्ड में जाकर भारती को देखते हैं तो दोनों की स्थिति डावाडोल होने लगती है, क्योंकि भारती को जिस स्थिति में अनुपमा देखती है तो वो खुद को ही उसको अपना जिम्मेदार मानती है। वो ये कहते हुए रोने लग जाती है कि काश मैंने भारती को रोक दिया होता, या फिर ये टोक नहीं लगाई होती कि संभल के जाना, बारिश का मौसम है, गाड़ी स्लिप हो जाएगी, तो शायद आज भारती का इस तरह से बुरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। ये कहते कहते रोते रोते वो जसप्रीत के गले लग जाती है, पर जसप्रीत कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लिखी विधि का विधान कोई नहीं डाल सकता। और ये काफ़ी हद तक सच भी है कि विधि का विधान कोई नहीं डाल सकता, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो फिर हम क्यों ना ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, अपनी हंसी खुशी जिए, जब वो जो होना है वो तो होकर ही रहता है, फिर भी हम बेकार नहीं, बिना किसी कारण के चिंता कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा और जसप्रीत दोनों ही वाक़ई में बहुत दुखी होती है, बहुत रो रही होती है, बहुत अपने आप को लाचार महसूस कर रही होती है। और अनुपमा सोच रही होती है कि जब मैं यहाँ मुंबई में आई थी तो भारती ने किस तरह से मेरी ढाल बनी थी, मेरा सहारा बना था, मेरे हर सुख-दुःख में वो काम आई थी, और आज मैं इसको इस तरह बिस्तर पे देख के उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये देखकर अनुपमा और भी निराश होती है और भी दुखी होती है। वो ये ठान लेती है कि किसी न किसी तरह भारती के लिए पैसों का इंतज़ाम करना तो बहुत ज़रूरी है, और वो भारती के लिए पैसों का इंतज़ाम करके ही रहेगी। वो इस तरह मुसीबतों से हार मानने वाली नहीं है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि अनुपमा कितनी ही बार ज़ीरो से हीरो बनी है, और एक क्वालिटी सब में अपने आप में एक महान बात होती है। यहाँ पे तो हम एक छोटा-सा धक्का खा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, पर अनुपमा उनमें से नहीं है। वो हर स्थिति में वक़्त को चुनौती देती है और हर बार मुसीबतों का सामना करके ऊपर उठती है। ये बात अनुपमा की वाक़ई में मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, जब से मैंने ये एपिसोड देखना शुरू किया है। अनुपमा हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत। इतने में जसप्रीत को ध्यान आता है और वो रिसेप्शनिस्ट डॉक्टर से पूछती है कि इसके साथ एक लड़का भी था, उसका क्या हुआ। तब डॉक्टर उन्हें ये बताते हैं कि वो लड़के को मामूली चोट आई थी और वो अपना इलाज करा के यहाँ से चला गया, यानी उसने भारती को धोखा दिया, उसने खुद की परवाह की। और तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या भारती बहुत सीरियस इंजरी का सामना करेगी, पराग कोठारी जी अपनी बेटी प्रार्थना से क्या बात करेंगे, और अनुपमा क्या वापस से डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगी ताकि भारती का इलाज अच्छे से हो सके। ये सब बातों का जवाब जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। जैसे